नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता प्रकाश और आज देहाती लेखक पर किताबी गांव में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी संग्रह। इस संग्रह को लिखा है हिंदी साहित्य के एक बेहद प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने और इस संग्रह का नाम है माटी की मूर्तें। आज मैं आपसे इस संग्रह यानी इस किताब के बारे में कुछ बातें करूँगी। कौन है ये माटी की मूर्तें? क्यों इनको ये नाम दिया गया? जब कभी आप किसी गांव की तरफ गए होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़, नीम या पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े से चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हुई होती हैं, माटी की मूर्तें। ये मूर्तें जिनमें ना तो कोई आकर्षण होता है, ना खूबसूरती, ना कोई रंगीनी, बल्कि हम सब तो खूबसूरती के दीवाने हैं। यदि हम में से कोई इसमें दिलचस्पी न ले, उनको देखते ही मुंह मोड़ ले या नाक भौं से कोड़ ले, तो भी कोई हैरानी नहीं। लेकिन इन कुरूप बदशक्ल मूर्तियों में एक चीज़ है, वो है जिंदगी। ये माटी की बनी है, माटी पर धरी हैं, इसलिए ज़िंदगी के बेहद नज़दीक हैं और ज़िंदगी से सराबोर। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, शाप देती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। ये मूर्तें किसी आसमानी देवता की नहीं हैं, न ही किसी अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति के मिट्टी के पुतले, जिन्होंने कुछ असाधारण काम किया और बस देवत्व प्राप्त कर लिया, देवताओं में गिना जाने लगा। गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। मिट्टी के उन्हीं पुतलों की हैं ये माटी की मूर्तें। ये जिंदगी के नज़दीक ही नहीं, जिंदगी में समाई हुई हैं। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक अपने आप ही झुक जाता है, नत हो जाता है। आपने राजा रानी की, ऋषि मुनि की कहानियाँ पढ़ी हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियाँ भी पढ़ी हैं। कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक होती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि आपके गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानियाँ, जिनकी कथाएं और जीवनियाँ राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों और उनकी कथाओं कहानियों से भी कहीं ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकती हैं। बेनीपुरी जी स्वयं ही कहते हैं कि जब हजारीबाग सेंट्रल जेल में उनको बंद किया गया था, एकांत जीवन में अचानक उनके गांव और उनके ननिहाल के कुछ लोगों की मूर्तें उनकी आंखों के सामने आकर नाचने लगीं और उनकी कलम से उसका चित्रण करने की याचना करने लगी। उनकी इस याचना का जोर ऐसा था कि आखिरकार ये माटी की मूर्तें तैयार हो गईं। हाँ, जेल में एक बैजू मामा भी थे, वो भी इसी पंक्ति में आकर बैठ गए। उन पर भी एक कहानी लिखी है। वो साफ कहते हैं कि ये कहानियाँ नहीं, ये जीवनियाँ हैं, चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र। वो ये भी कहते हैं कि कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रूप में मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं मानता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का स्वाद ही खत्म हो जाए। बेनीपुरी जी ने ऐसी ही जिंदगियों को किरदारों की शक्ल दी है और इस किताब में शामिल सभी कहानियों के नाम यानी शीर्षक उन्हीं किरदारों के नाम हैं। तो इस संग्रह में जो कहानियां हैं उनके नाम हैं रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेसर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। रजिया जो कहानी है वो एक चूड़ी हारिन की कहानी है जो बेहद अल्लड़ और चुलबुली है। कथानायक हिंदू है, पर ये दोनों की प्रेम कहानी नहीं है। ये एक बेनाम से रिश्ते की कहानी है जो पवित्र सादगी की डोर से जुड़ा हुआ है। बलदेव सिंह कहानी का नायक बलिष्ठ है, साहसी है और बेहद उदार नौजवान है जिसे शहर की जिंदगी नहीं भाई और वह जवानी में ही गांव में आकर बस जाता है। लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी एक नया मोड़ ले लेती है। और सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से हैं
बेहद मिलनसार, खुद भूखे रहकर भी किसी का पेट कैसे भरा जा सकता है, ये उदारता उनमें कूट कूट कर भरी है। मंगर बेहद गरीब और स्वाभिमानी है। उसकी ईमानदारी और मेहनतकश स्वभाव के चलते कोई उसके सामने अकड़ के बात नहीं करता है। बेहद स्वाभिमानी और रूखा है, लेकिन लोग जानते हैं कि उसके बिना काम भी नहीं चल सकता। गांव में किसी को अभागन या अपशकुनी मानकर किए जाने वाले दुर्व्यवहार के परिणामों को दर्शाती है एक मार्मिक कहानी, रूपा की आजी। अमरूदों की चोरी में बीता बचपन और प्रेम प्रसंगों से भरी जवानी, लेकिन खादी से आज़ादी तक का सफ़र तय करती है देव की कहानी। तेली जाति के प्रति समाज में फैली घृणित मनोवृत्ति को दर्शाती है एक प्यारी सी कहानी, बाल गोविंद भगत। भौजी कहानी एक स्त्री के बदलते मनोभावों और उसके जन्मजात ममत्व को बेहद भावुक तरीके से अभिव्यक्त करती है। एक प्यारी और संवेदनशील कहानी है। परमेश्वर जिसने मान लिया कि मेहनत तो वो कर नहीं सकता और तकदीर उसकी अच्छी नहीं, और जो मानता है बहुत विश्वास के साथ कि मालिक हैं सियाराम, सोच मन काहे को करे, यानी क्यों चिंता करे जब ऊपर वाला है। बैजू मामा, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि एक वास्तविक किरदार हैं जिनसे लेखक की मुलाकात जेल में हुई, जिनकी हंसी में एक दर्द है। सुभान खां जात पात के भेद को मिटाती एक मासूम सी कहानी है। वक्त के साथ बदलते हालातों को सुभान दादा ने कैसे संभाला, एक हृदय स्पर्शी कहानी। बुधिया एक ऐसी लड़की की कहानी जो मासूम बचपन, शोख जवानी और रम्य मातृत्व को दर्शाती है। सच पूछिए तो ये कथा संग्रह न होकर जीवनियों का संग्रह है। ये किसी एक रजिया, देव या बुधिया, सुभान खां, रूपा की आजी की जिंदगियां नहीं बयां करती है। हमारे गांवों में आज भी ये माटी की मूर्तें मिलती हैं। इस किताब में भारत के गांव की कहीं सौंधी खुशबू मिलती है और कहीं जलती बुझती आग का तीखा धुआं। मिट्टी और गारे के देवता भी मिलते हैं तो रंजिशों के दानव भी। पर फिर भी इस किताब के ताने बाने में मिठास ज़्यादा है। इन माटी की मूर्तों में ग्रामीण जीवन की सरलता, अल्हड़ता, अक्खड़ता, ममता, करुणा, सबकी बेहद सुंदर झांकियां समाहित हैं। ये किताब भारतीय ग्रामीण परिवेश का साक्षात दर्शन है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के एक बेहद महान, प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। उनका जन्म 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था, इसीलिए उनका नाम बेनीपुरी पड़ गया। उन्होंने अनेक उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, ललित निबंध और कहानी संग्रह लिखे। उनके सम्मान में डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया गया। साथ ही बिहार सरकार वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार भी देती है। क्रांतिकारी रचनाओं के कारण बार बार उन्हें कारावास भोगना पड़ा। सन 1942 में अगस्त क्रांति आंदोलन के कारण उन्हें हजारीबाग जेल में रहना पड़ा। जब भी वो जेल से बाहर आते तो उनके हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियां अवश्य होती। माटी की मूर्तें की रचना उन्होंने 1946 में की, जेल में। इस रचना के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन के विविध रंगों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। ज़रूर पढ़िए माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले गुरुवार फिर आऊँगी किसी किताब या कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे पेज देहाती लेखक से और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।